हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्पीयर। बच्चों, स्वागत है आपका फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या सीपीआर। तो आज का हमारा टॉपिक है सीपीआर। बच्चों, हम अगर प्रैक्टिकल पर्पस से देखेंगे तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो सारा जो मेडिकल फेटर्निटी है उनको पता होना चाहिए कि सीपीआर क्या होता है, कि कैसे परफॉर्म करना होता है, क्या क्या कौन कौन सी सिचुएशन में क्या क्या करना होता है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक सीपीआर। स्टार्ट करते हैं कि पहले इसकी सीपीआर मतलब क्या होता है। सीपीआर मतलब दो सिस्टम्स इन्वॉल्व है, कार्डियक और रेस्पिरेटरी दोनों इन्वॉल्व है। इट इज़ नथिंग बट कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन। कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन इज अ emergency life saving procedure used when someone heart stops beating or they are not breathing। अगर कोई इंसान में हार्ट बीट नहीं हो रहा है या वो ब्रीथ नहीं कर रहा है तो हम क्या क्या करते हैं, ये सीपीआर परफॉर्म करते हैं। ये सीपीआर क्या होता है, ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। लाइफ सेविंग प्रोसीजर है जब इंसान ब्रीथ नहीं कर रहा है, या तो सांस नहीं ले रहा है, या तो उसका हार्ट बीट नहीं है, तो तब हम क्या करते हैं, ये सीपीआर परफॉर्म करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या पर्पसेस क्या है, इस पर्पसेस क्या है। जब भी हमें पता है, जब हार्ट बीट होता है क्या होता है, हार्ट से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सारा बॉडी में चला जाता है। जो ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, वो पूरा ऑर्गन्स, पूरा टिश्यू, पूरा सेल में क्या होता है, वो सर्कुलेट होता है। तब अगर हार्ट बीट नहीं हो रहा है, हार्ट नहीं बीट कर रहा है, हार्ट कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तब क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। सर्कुलेशन बंद होने से क्या हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा टिश्यूज़ को, सो सेल डेथ हो सकता है। तो हम सीपीआर से क्या कर रहे हैं हम लोग सीपीआर से क्या कर रहे हैं, ये जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन और ऑक्सीजन को मेंटेन कर रहे हैं ताकि कार्डियक आउटपुट बने रहे और ये जो वाइटल ऑर्गन्स है वो सर्वाइव कर सके, वो रह सके। तो ये जो हम क्या करते हैं सीपीआर की वजह से, हम सर्कुलेशन को और ऑक्सीजनेशन को मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करते हैं, कार्डियक आउटपुट के थ्रू हम कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करते हैं। उससे क्या होता है, ऑक्सीजनेशन होता है, उससे सर्कुलेशन होता है और उससे ऑक्सीजनेशन भी हो सकता है। तो मैंने क्या बताया था, अगर सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सेल डेथ हो जाएगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट सीपीआर से करने से क्या हो सकता है, वी कैन प्रिवेंट इरिवर्सल सेरेब्रल डैमेज। ये जो हमारा ब्रेन सेल्स है वो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सेरेब्रल डैमेज हो जाएगा, ब्रेन को डैमेज हो जाएगा। इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए सीपीआर करना ज़रूरी है। उसके बाद क्या है कि ये बीएलएस क्या है। तो हमेशा हम सुनते रहते हैं बीएलएस कोर्स करो, ये सुनते रहते हैं। ये क्या है, बीएलएस का मतलब क्या है, बीएलएस का मतलब ये होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब क्या होता है, इसमें वी डू सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स, हम सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं ये सर्कुलेशन और ऑक्सीजन को रिस्टोर करने के लिए। ये जो बंद पड़ा था सर्कुलेशन और ऑक्सीजन, क्योंकि हार्ट बीट नहीं हो रहा है, उसको रीस्टोर करने के लिए, उसको फिर से चालू करने के लिए, जो सर्कुलेशन और ऑक्सीजन को फिर से चालू करने के लिए हम ये प्रोसीजर्स करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट। आफ्टर सडन कार्डियक और पल्मोनरी अरेस्ट, वी डू सम सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स टू रीस्टोर द सर्कुलेशन एंड ऑक्सीजनेशन। तो उसमें क्या करते हैं, मैंने बताया था, इसमें 2 सिस्टम्स इन्वॉल्व है, एक है कार्डियक और एक है रेस्पिरेटरी। सो हमें क्या करना है, कार्डियक सिस्टम को रीचालू करने के लिए चेस्ट कंप्रेशन देना होता है और ब्रीथिंग को चालू रखने के लिए रेस्क्यू ब्रीथिंग देना होता है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है वो है, इट रिक्वायर्स नॉलेज एंड स्किल टू परफॉर्म सीपीआर एंड हाउ टू ऑपरेट एईडी और डिफिब्रिलेटर। एईडी और डिफिब्रिलेटर के बारे में हम आगे देखेंगे क्या क्या होता है, कि कौन सी कंडीशन में हमें देना होता है। अभी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हमें नॉलेज होना चाहिए कि कैसा सीपीआर करना होता है और एईडी को कैसे ऑपरेट करना होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है। कार्डियक अरेस्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, ये हार्ट जो है नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, हार्ट
बीट होता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसकी वजह से ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है वो आयोटा पे आता है, आयोटा से पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है। अब क्या हो रहा है, हार्ट बीट नहीं हो रहा है, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग इफेक्टिवली, हार्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो सर्कुलेशन हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, उससे सो इट कैन नॉट पंप द बॉडी ब्लड टू द ब्रेन एंड बॉडी, इसकी वजह से क्या हो सकता है, बॉडी और ब्रेन को ब्लड नहीं मिल रहा है। ब्लड नहीं मिलने के मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ब्लड जो आरबीसीस होते हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है सेल्स और ब्रेन में। तो ये अगर कंडीशन, ये जो कॉज है कार्डियक अरेस्ट का कॉज रिवर्सिबल है, अगर हम सही टाइम पे ये कॉज को रिवर्स करेंगे और सीपीआर देंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग, डेथ को हटा सकते हैं। तो मे बी रिवर्सिबल बाय द रैपिड इंटरवेंशन, बट अगर ये रैपिड इंटरवेंशन, ये जो सीपीआर हम सही समय पे नहीं देंगे तो क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। तो इसीलिए ये सीपीआर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं कॉजेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट। कॉजेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट में या तो कार्डियक से हो सकता है या तो अदर कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है। हमें पता है मोस्ट कॉमनली क्या होता है, EMI, हार्ट अटैक, EMI, और कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर द कार्डियक अरेस्ट। उसके बाद अरिथमियास हो सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, कार्डियक फेल्यूर या शॉक, कार्डियोमायोपैथी या मायोकार्डाइटिस, या तो मैसिव पल्मरी एम्बोलाई। मैसिव पल्मरी एम्बोलाई मतलब पल्मरी आर्टरी में या तो पल्मरी सर्कुलेशन में बहुत बड़ा एम्बोला है, बहुत बड़ा क्लॉट है। तो ये सारा कार्डियक कंडीशन हो सकता है। मोस्ट कॉमनली व्हाट वी सी इज अ हार्ट अटैक, जो EMI बोलते हैं हम लोग। अदर कॉजेज क्या क्या कौन कौन सी होते हैं, इलेक्ट्रिक्यूशन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक, अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगी है तब भी क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ट्रॉमा में क्या हो सकता है, ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने से, ब्लड लॉस होने से क्या हो सकता है, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है। उसके बाद स्ट्रोक, सीवियर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन में भी क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। उसके बाद ड्राउनिंग, अगर ड्राउनिंग के कोई पानी में डूब गया है तो तब भी क्या हो सकता है, ये कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। या तो हैंगिंग या सीवियर ब्लड लॉस। सो ये सारा जो कॉजेस है, ये कॉजेस है कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक और नॉन कार्डियक कॉजेस होते हैं कार्डियक अरेस्ट के लिए। तो चलो देखते हैं, इसमें भी ऐसे कुछ कंडीशंस है जो रिवर्सिबल है। सो अगर हम उस कॉज को हटाएंगे तो क्या कर सकते हैं, उस कॉज को हटाने से क्या हो सकता है, ये जो कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ये जो हार्ट बंद पड़ा हुआ है, उसको फिर से रीचालू कर सकते हैं। तो ऐसे कौन सी रिवर्सिबल कॉजेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट है, उसमें आपको 5H 5T's याद रखना है, 5H 5T's याद रखना है। तो 5T, पहले 5T देख लेते हैं। पहला T है थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस मतलब हार्ट में क्या है, क्लॉट है, हार्ट में क्लॉट है, थ्रोम्बोसिस है, उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ है। उसके बाद टेंशन न्यूमोथोरैक्स, कार्डियक टैम्पोनेट या तो कुछ टॉक्सिन की वजह से, और लास्ट कॉज है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। सो दीज आर ऑल द 5 T's which we have to remove, that is thrombosis, cardiac thrombosis, then tension pneumothorax, cardiac tamponade, toxins or pulmonary thromboembolism. These are the 5 reversible causes. We call it as a 5T. उसके बाद आता है 5H में पहला है हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन खत्म हुआ है। सो सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग या तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या हो सकता है, हाइपोक्सिया की वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हाइपोवोलेमिया, वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कम होने से या तो फ्लूइड कम होने से क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। या तो हाइपर और हाइपरकेलेमिया का मतलब क्या होता है, हाइपो में K+ पोटेशियम आयंस कम है, हाइपर में पोटेशियम आयंस ज़्यादा है। सो हाइपरकेलेमिया, हाइपोकेलेमिया के वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हाइड्रोजन आयंस का मतलब क्या होता है, एसिडोसिस। लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाइपोथर्मिया। सो दीज आर द 5 T's एंड 5H रिवर्सिबल कॉजेस ऑफ द कार्डियक अरेस्ट, चलो स्टार्ट करते हैं
अभी प्रोसीजर क्या होता है, कौन कौन सी सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स, मैंने क्या बताया था, बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब क्या होता है, कौन बेसिक सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर, सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स, तो क्या क्या करना होता है, क्या क्या करना होता है। तो अब क्या है, अब रिसेंट गाइडलाइंस में क्या है, पहला क्या था, ABC। ABC का मतलब तो हम सबको पता है, A मतलब एयरवे, B मतलब ब्रीथिंग, C मतलब सर्कुलेशन। अभी क्या है, अभी ABC नहीं है, अभी इम्पोर्टेंट है, अभी क्या है, CAB है, CAB है। CAB का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन को फिर से कैसे चालू करना है हमें, बाय गिविंग कंप्रेशंस, बाय गिविंग कंप्रेशंस। उसके बाद होता है एयरवे, उसके बाद होता है ब्रीथिंग, उसके बाद होता है ब्रेथ। सो इट इज कंप्रेशंस, एयरवे एंड ब्रीथिंग। पहला क्या था, ABC था, अब क्या है, CAB। CAB हमें याद रखना है, पहले हमें ऐसा कार्डियक पेशेंट मिला तो पहले क्या करना है, हमें कंप्रेशन से स्टार्ट करना है, कंप्रेशन से स्टार्ट करना है, उसके बाद एयरवे देखना है, उसके बाद ब्रीथिंग को देखना है। तो चलो क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप है सीन सेफ्टी, सीन सेफ्टी। उसके बाद क्या करना है, आपको रेस्पॉन्स चेक करना है, रेस्पॉन्स चेक करना है। उसके बाद हेल्प, शाउट आउट फॉर हेल्प। तो ये मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ इस स्लाइड्स में कि क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, डिटेल में हम एक एक स्टेप्स के बारे में पढ़ते जाएंगे। तो उसके बाद क्या करना है, हेल्प, हेल्प मांगना है। उसके बाद क्या करना है, आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स, एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करना है। किसी को भेजना ही कि अगर ऐसे प्लेसेस में है जो बाहर, जो आपको प्लेसेस में है, तो आपको भेजना है कि जाओ AED लेके। आपके पास AED नहीं है तो आपको किसी को बोलना है कि जाओ AED लेके आ जाओ। उसके बाद क्या करना है, आपको पल्स और ब्रीथिंग चेक करना है, पल्स और ब्रीथिंग चेक करना है। अगर पल्स भी नहीं है, ब्रीथिंग नहीं है, तो क्या करना है, तुरंत आपको कंप्रेशन स्टार्ट करना है, कंप्रेशन स्टार्ट करना है। जब तक कंप्रेशन, अगर AED आया तो, अगर AED आए तो आपको क्या करना है, आपका वो रिदम देखना है, रिदम देखना है। रिदम अगर शॉकेबल रिदम है तो शॉक देना है, नॉन शॉकेबल रिदम है तो CPR कंटिन्यू करना है, CPR कंटिन्यू करना है। यहाँ पे शॉकेबल रिदम है तो शॉक देने के बाद CPR कंटिन्यू करेंगे। तो ये है स्टेप्स ऑफ CPR। तो एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो मैंने क्या बताया था, पहला क्या होता है, पहला स्टेप क्या है हमारा, पहला स्टेप है सीन सेफ्टी। पहला स्टेप क्या है, सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी का मतलब क्या होता है, चलो अगर आप ऐसे जगह में गए हो जहाँ पे आग है, आग लगी है, पूरा बिल्डिंग में फायर लगा है, पेशेंट वहाँ पे पड़ा है, आप गए हो, ऐसा नहीं है कि तुरंत वहीं पे आपको CPR स्टार्ट करना है, नहीं, ऐसा नहीं होता। पहला क्या करना है, आपको सीन सेफ्टी करना है। आपको क्या करना है, बोथ विक्टिम एंड प्रोवाइडर, आप भी सेफ रहना है और पेशेंट को भी सेफ रखना है। उसको क्या करना है, उसको खींचकर बाहर आना है, जहाँ पे सेफ जगह है वहाँ पे उसको बिठा के आपको कंप्रेशन स्टार्ट करना है। तो पहला क्या होता है, सीन सेफ्टी। अगर मान लो कि कोई आप हॉस्टल में हो, हॉस्टल में क्या होता है, कोई किचन में है, किचन में गिर गया है, किचन में गिर गया है, तो आप देखते हैं कि कोई रिस्पांस नहीं है, तो आपको किचन में भी सब कुछ नहीं करना है। पहला क्या करना है, पेशेंट को बाहर लेके आना है, बाहर लेके आना है। पहले क्या इंपॉर्टेंट है, सीन सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। बोथ प्रोवाइडर एंड द पेशेंट शुड बी सेफ। उसके बाद क्या करना है, आपको रेस्पॉन्स चेक करना है, रेस्पॉन्स चेक करना है। रेस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं, हम पेशेंट को ऐसे शोल्डर पे टैप करते हैं, लाउडली शोल्डर पे टैप करते हैं और पूछते हैं, सर आर यू ऑल राइट, सर आर यू ऑल राइट अंत। ऐसे पेशेंट्स को पूछना है, ऐसे पेशेंट को पूछना है, शोल्डर पे टैप करना है, शोल्डर पे टैप करना है। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम मदद मांगेंगे, शाउट फॉर हेल्प। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो क्या करेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, वी शाउट फॉर हेल्प, वी शाउट फॉर हेल्प एंड वी एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स, वी एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स। उसके बाद क्या बोला था मैंने, क्विकली क्या करना है, आपको पल्स और ब्रीथिंग चेक करना है। पल्स कैसे चेक करना है, ये सब कुछ करने में 10 सेकंड से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना होता है, 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेना होता है। पहले क्या करना है, आपको पल्स कैसे चेक करेंगे, हमें पता है ट्रेकिया है, यहाँ पे ट्रेकिया से लैटरल जाएंगे तो यहाँ पे एक गड्डी मिलेगा, वहाँ पे क्या होता है, कैरोटिड आर्टरी होता है। कैरोटिड आर्टरी को पैल्पेट करना है, कैरोटिड आर्टरी को पैल्पेट करना है। तो कैरोटिड पल्स को पैल्पेट करना है। अगर पल्स है तो ठीक है, अगर पल्स नहीं है तो पल्स, पेशेंट डजंट हैव पल्स।
और ब्रीथिंग चेक करना है पेशेंट का, पेशेंट ब्रीथ कर रहा है कि नहीं वो चेक करना है। ये सब कुछ 10 सेकेंड के अंदर करना है। उसके बाद क्या है, अगर नो ब्रीथिंग नो पल्स है तो तुरंत आपको क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट करना है, सीपीआर स्टार्ट करना है। तो सीपीआर में पहला स्टेप जो है वो है हमारा चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन कैसा देना है, चेस्ट कंप्रेशन कैसा देना है। तो पहले क्या करना है, पेशेंट को एक फ्लैट सरफेस के ऊपर लेटाना है, फ्लैट सरफेस के ऊपर लेटाना है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट का हेड अप है लेग्स डाउन है, ऐसा नहीं है, फ्लैट होना चाहिए, पेशेंट फ्लैट सरफेस पे होना चाहिए। उसके बाद आपको एक तरफ, पेशेंट की एक तरफ बैठना है, पेशेंट को एक तरफ आपको बैठना है। तो यूजुअली वी गो विद द राइट साइड, सो पेशेंट की एक तरफ आपको बैठना है। उसके बाद पेशेंट का पूरा जो क्लॉथ है उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद क्या करेंगे हम, क्या है ये जो हील है, हैंड ऑफ द हील है, उसको स्टर्नम के ऊपर रखेंगे। स्टर्नम के ऊपर कहाँ रखना है, सेंटर ऑफ द स्टर्नम, सेंटर ऑफ द स्टर्नम एट द लेवल ऑफ अ निप्पल। जहाँ पे निप्पल की लेवल होता है वहाँ पे स्टर्नम है, जो मिड लाइन पे जो बोन मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम। सो एट द लेवल ऑफ निप्पल वी शुड प्लेस द हील ओवर द स्टर्नम, हील ओवर द स्टर्नम एट द लेवल ऑफ निप्पल। उसके बाद क्या करना है, एक और हाथ को ऐसे ऊपर रखना है, एक और हाथ को ऐसे ऊपर करना है और ये फिंगर्स जो है उसको ऐसे लॉक करना है, फिंगर्स को ऐसे लॉक करना है। तो वही है, हील ऑफ द हैंड को सेंटर ऑफ द स्टर्नम के ऊपर रखना है एट द लेवल ऑफ निपल। उसके बाद एक और हाथ को उसके ऊपर रखना है और लॉक करना है, इंटरलॉक द फिंगर्स। उसके बाद क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो आर्म्स और शोल्डर है, आर्म्स और शोल्डर है वो स्ट्रेट होना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे बेंड करके हम सीपीआर दे रहे हैं, वो दोनों क्या होना है, स्ट्रेट होना है, आर्म्स और शोल्डर शुड बी स्ट्रेट, और सारा जो जॉइंट्स है हमारा लॉक होना चाहिए, और वी शुड स्टार्ट द कंप्रेशन, और उसके बाद ही कंप्रेशन हम स्टार्ट करेंगे। सो कितने कंप्रेशंस देना है, कितने कंप्रेशन देना है, रेशो, एक रेशो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत पिछले भी नॉर्सेट एग्जाम्स में ये रेशो पूछा गया है कि रेशो कितना होता है। रेशो इज़ 30:2, रेशो इज़ 30:2, 30:2, 30:2 का मतलब क्या होता है, 30 कंप्रेशंस देना है, 30 कंप्रेशंस देना है और 2 ब्रेथ्स देना है, 2 ब्रेथ्स देना है। तो अगर सिंगल रेस्क्यूअर है तब भी ये करना है, सो डबल रेस्क्यूअर है तब भी ये करना है, क्या करना है, 30:2, 30:2 देना है। 30:2 मतलब क्या है, 30 कंप्रेशन देने के बाद 2 ब्रेथ्स देना ज़रूरी है, 2 ब्रेथ्स देना ज़रूरी है। उसके बाद कंप्रेशन का रेट कितना होना चाहिए, कंप्रेशन का रेट 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट होना चाहिए, 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट होना चाहिए। उसके बाद जो कंप्रेशंस हम देते हैं वो एडिक्वेट डेप्थ होना चाहिए। सो कितने एडिक्वेट में कितने डेप्थ होना चाहिए, इट इज़ 1.5 to 2 इंच। 1.5 to 2 इंच का मतलब कितना होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर इट द चेस्ट गो इनसाइड। उस चेस्ट को ऐसे कंप्रेस करने के बाद उसको रिकॉइल करने के लिए, कंप्लीट रिकॉइल करने के लिए आपको टाइम देना है। ऐसे नहीं है कि बस ऐसे दबाते रहो, नहीं, उसको कंप्लीट रिकॉइल करने के लिए हमें अलो करना है। तो आफ्टर एवरी कंप्रेशन वी शुड अलो द चेस्ट टू रिकॉइल कम्प्लीटली, वी शुड अलो द चेस्ट टू रिकॉइल कम्प्लीटली। सो यहाँ पे देख सकते हैं, इस डायग्राम पे देखो, वो एक तरफ बैठी हुई है, उसका आर्म्स और शोल्डर एक सिंगल लाइन पे है, उसका बॉडी भी स्ट्रेट है, उसका बॉडी भी ऐसे स्ट्रेट में है, और उसका एक हैंड कहाँ पे है, ओवर द स्टर्नम, और दूसरा हैंड से इंटरलॉक किया हुआ है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, द रेशियो, द कंप्रेशन, इट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब ये हो गया कंप्रेशन के बारे में। अब चलो, मैंने क्या बताया था, CAB, हमने तो सर्कुलेशन के बारे में देख लिया, कंप्रेशन के बारे में देख लिया। अब चलो एयरवे के बारे में देखते हैं। तो एयरवे में क्या करना है, आपको एयरवे को ओपन करना है। एयरवे को ओपन करने के लिए कौन सी मैन्यूअर्स करना है, पहले हेड को ऐसे टिल्ट करना है और चिन को लिफ्ट करना है, हेड को टिल्ट करना है और चिन को लिफ्ट करना है। उसके बाद जॉ थ्रस्ट देना है, जॉ थ्रस्ट का मतलब ये जॉ होता है उसको ऐसे
ऊपर उठाना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉ थ्रस्ट। सो कौन कौन सी मैन्यूअर्स करना है ओपन एयरवे को ओपन करने के लिए, हेड को टिल्ट करना है, चिन को लिफ्ट करना है और जॉ थ्रस्ट देना है। सो दीज आर द 3 मैन्यूअर्स टू ओपन द एयरवे। तो सी हो गया, हे हो गया। अब चलो देखते हैं बी के बारे में। बी का मतलब क्या होता है, रेस्क्यू ब्रेथ। बी का मतलब क्या होता है, रेस्क्यू ब्रेथ। रेस्क्यू ब्रेथ में पहले था कि माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देना है, अब नहीं है। माउथ टू माउथ ब्रीथिंग इसलिए नहीं देना है कि हमें पेशेंट का कंडीशन नहीं पता है। अगर कुछ टॉक्सिन्स कंज्यूम किया हो, अगर कुछ है तो क्या हो जाएगा, उससे हम भी रिस्क में आ सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग नहीं देना है, लेकिन आप माउथ टू बैरियर डिवाइस ब्रीथिंग दे सकते हैं। माउथ टू बैरियर डिवाइस ब्रीथिंग देख सकते हैं। यहाँ पे देखो इस डायग्राम पे ये क्या कर रहा है, ये मास्क है, मास्क के ऊपर एक ट्यूब है, एक ट्यूब के अंदर वो हवा भर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हम रेस्क्यू ब्रीथ दे सकते हैं। तो एयरवे ओपन करने के बाद हम सी शेप में ऐसे मास्क को होल्ड करेंगे, सी शेप में ऐसे मास्क को होल्ड करेंगे, उसके बाद ये रेस्क्यू ब्रेथ देंगे। उसके बाद वेंटिलेशन विद द बैग एंड मास्क। सो मास्क को कैसे होल्ड करना है, मास्क को पहले ऐसे, यहाँ पे देखो ये सी शेप है, नीचे जो है वो ई है, तो ऊपर ऐसे सी शेप में हमें मास्क को होल्ड रखना है, और ये जो नीचे जो फिंगर्स है वो यहाँ पे जाते हैं, वो ई शेप में होना है। तो इट इज़ सी एंड ई शेप। जब वो ऐसे वेंटिलेशन विथ बैग एंड मास्क, या तो माउथ टू बैरियर ब्रीथिंग दे सकते हैं, या तो वेंटिलेशन विथ बैग एंड मास्क। सो दिस आर द रेस्क्यू ब्रेथ्स। दिस इज अबाउट द रेस्क्यू ब्रेथ्स। सो चलो, मैंने क्या बताया था, क्या होता है, तो हमें क्या करना है, रिदम चेक करना है। इन सब के बाद क्या करना है, अगर हमें एईडी मिल गया है तो हमें क्या करना है, तो रिदम चेक करेंगे। अगर हम हॉस्पिटल के बाहर है तो हम एईडी यूज़ करेंगे, या तो अगर हॉस्पिटल के अंदर है तो वी यूजुअली चेक द रिदम विद द ईसीजी, और जो डिफिब्रिलेटर होता है उसमें भी ये रिदम चेक कर सकते हैं हम लोग। अगर शॉकेबल रिदम है, शॉकेबल रिदम कहाँ पे मिलता है, हमें 2 कंडीशन में मिलता है। एक है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। इन दोनों कंडीशन में क्या है, हम शॉक दे सकते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में हम शॉक दे सकते हैं। तो शॉक कैसे देंगे, either by using AED or by using a defibrillator. So non shockable rhythm क्या होता है, नॉन शॉकेबल रिदम में 2 कॉजेस होते हैं। एक है पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, या तो एसिस्टोल। पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है लेकिन पल्स नहीं मिल रहा है, और एसिस्टोल का मतलब तो पूरा फ्लैट लाइन ही है। तो इन दोनों कंडीशन में शॉक देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीपीआर को कंटिन्यू करना है। यहाँ पे शॉक देने के बाद फिर से सीपीआर कंटिन्यू करना होता है। तो रिदम को चेक करना है, अगर शॉकेबल रिदम है तो शॉक देना है, नॉन शॉकेबल रिदम है तो नहीं देना है। तो ये जो कॉजेस है शॉकेबल रिदम और नॉन शॉकेबल रिदम का, शॉकेबल रिदम बीटी और वीएफ, और नॉन शॉकेबल रिदम पीए और ए सिस्टोल। ए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। बच्चे चलो थोड़ा डिफिब्रिलेशन के बारे में भी देख लेते हैं। डिफिब्रिलेशन का मतलब क्या होता है, तो डिफिब्रिलेशन कहाँ पे यूज़ करते हैं, टू ट्रीट टैकीडिसरिथमियास। अगर पेशेंट को टैकीडिसरिथमियास है, मैंने क्या बताया था, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया स्पेशली, तो वो क्या है, वेंट्रिकुलर टैकीडिसरिथमियास है, तब क्या यूज़ करेंगे हम लोग, डिफिब्रिलेशन का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, ये defibrillation depolarize the critical mass of myocardial cells at once. It recaptures the SA node as the role of pacemaker. तो क्या होता है, ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हर जगह से यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल में SA नोड से AV नोड तक जाता है सिग्नल, और AV नोड से पर्किंजी फाइबर ऐसे चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा मायोकार्डियल सेल से सिग्नल आ रहा होता है। तो ये डिफिब्रिलेशन क्या करता है, ये सबको डीपोलराइज करके एक ही सेल से, मतलब एसए नोड को पेसमेकर बना देता है। तो कौन कौन सी कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, यूजुअली वीएफ और वीटी का मतलब क्या होता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। सो इन दोनों कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे, डिफिब्रिलेशन यूज़ करेंगे।
सो डिफिब्रिलेशन कैसे डिफिब्रिलेट कैसे करेंगे? एक तो हम AED यूज़ कर सकते हैं, अगर फील्ड में है तो हम यूजुअली AED को यूज़ करते हैं। AED का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर AED होता है, एक ऐसा बॉक्स में आता है। एक इसको आप अगर एम्बुलेंस वगैरह में आप AED देख सकते हैं, तो ऐसा बॉक्स होता है, ऐसा बॉक्स होता है। आपको क्या करना है? आपको बस ऐसे ऑन करके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। ये हो गया AED, और ये था पैडल्स। इसके पास 2 पैडल्स आते हैं। तो कैसा यूज़ करना है AED को, चलो देखते हैं। तो क्या होता है, AED को ऐसे ओपन करने से ही वो ऑन हो जाता है। ओपन लिड ओपन करने से ही क्या हो जाता है? ऑन हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है? बस उसका वॉइस प्रॉम्प्ट जो होता है, उसका वॉइस प्रॉम्प्ट होता है, उस जो इंस्ट्रक्शन वो वॉइस प्रॉम्प्ट दे रहा है उसको हमें बस फॉलो करना है। तो पहले क्या हो जाएगा? पहले अब जब हम ऑन करना है, ऑन करने के बाद क्या करना है हमें? ये जो पैडल्स होते हैं, 2 पैडल्स मिलते हैं, 2 पैडल्स मिलते हैं, उसमें भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एक पैडल को हमें बिलो द क्लैविकल, राइट साइड बिलो द क्लैविकल में अटैच करना है। दूसरा जो पैडल होता है उसको लेफ़्ट साइड में बिलो द निप्पल जो होता है, बिलो द जो निप्पल एरिया और ब्रेस्ट एरिया जो होता है वहाँ पे अटैच करना होता है। तो क्या करना है हमें? पहले पैडल्स को अटैच करना होता है। कौन सी राइट का है, कौन सी लेफ़्ट का है, वहाँ उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। और डायग्राम भी ऐसे देखो, कहाँ पे इस पैडल को अटैच करना है वो भी उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। तो आपको बस उसको फॉलो करना है। तो पैडल अटैच करने के बाद क्या करेंगे? पैडल अटैच करने के बाद उसको वो क्या करेगा? अभी AED रिदम को एनालाइज करेगा। तब क्या करना है? हमें पेशेंट को टच नहीं करना है। डू नॉट टच द पेशेंट। उसके बाद तुरंत एनालाइज करने के बाद AED तुरंत क्या करेगा? वो अनाउंस करेगा कि रिदम शॉकेबल है, नॉन शॉकेबल है। रिदम शॉकेबल है, नॉन शॉकेबल। अगर शॉकेबल रिदम है तो आपको क्या करना है? वहाँ पे शॉक ऐसे बटन होगा, उसको प्रेस करना है और पेशेंट को टच नहीं करना है। जब शॉक देने के वक्त में आपको पेशेंट को टच नहीं करना है। लाउडली बोलना है कि आर वी क्लियर ऐसे बोल के आपको शॉक देना है। क्योंकि अगर कोई पेशेंट को टच कर रहा है, कोई मेटल है, कोई पेशेंट को टच कर रहा है, तो क्या हो सकता है? आपको शॉक लगने की चांसेस हो सकता है। तो इसलिए क्या करना है? मेक श्योर दैट यू आर नॉट टचिंग द पेशेंट, देन प्रेस द शॉक बटन। सो शॉक देने के बाद CPR कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू द कंप्रेशन, CPR कंटिन्यू करो, कंप्रेशंस कंटिन्यू करो। तो दिस इज़ हाउ वी आर गोना यूज़ द AED को ऐसे यूज़ करना है। उसके बाद डिफिब्रिलेटर्स जो होता है वो यूजुअली वी डॉक्टर्स यूज़ दिस डिफिब्रिलेटर्स। इसे एक मशीन होता है, इसमें भी इंटरनल पैडल्स होते हैं। ये दोनों पैडल्स है सेम, जिसमें ऐसे AED में जहाँ पे हमने पैडल्स को अटैच किया था, ऐसे ही इन दोनों पैडल्स को रखना है। इसके थ्रू हम शॉक देते हैं। तो इसमें 2 तरह की वेव्स होते हैं, 2 तरह की शॉक दे सकते हैं हम लोग। एक है मोनोफेजिक मतलब एक ही डायरेक्शन में हम शॉक दे रहे हैं। बाईफेजिक मतलब दोनों डायरेक्शन, इट इज़ अ बाई डायरेक्शन। अगर मोनोफेजिक हम यूज़ कर रहे हैं तो वी यूजुअली गिव 300 जॉल्स। अगर बाईफेजिक यूज़ कर रहे हैं तो वी कैन गिव फ्रॉम 120 to 200। पहले 120 से स्टार्ट करेंगे, फिर 150 to 180, फिर से 200 तक हम ये 200 जॉल्स हम ये शॉक दे सकते हैं। तो उसके बाद ड्रग्स, कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं हम लोग? ये जो स्पेशली ड्रग्स होते हैं ये हॉस्पिटल में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाहर मतलब हम कोई फील्ड में है, बाहर रेसिस्टेट कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो सिर्फ CPR देने के समय कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं? तो पहला तो हम सबको पता है एड्रेनलिन कितना देते हैं? जो एक एम्पिल में 1 mg का एड्रेनलिन आता है, वो 3 to 5 minutes, every 3 to 5 minutes we can give 1 mg of adrenaline. So we can use this for all the cardiac arrest patient. और
अगर पेशेंट को वीएफ या वीटी है तो क्या देख सकते हैं हम लोग, हमिडरोन दे सकते हैं। पहला डोज जो है वो 300 mg IV बोलस देते हैं। दूसरा डोज है, अगर इसको रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है तो फिर से वी गिव 150 mg। दोनों को, अमिडरोन को भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो वी कैन गिव लिग्नोकेन या लिडोकेन that is 1 to 1.5 mg per kg. So these are the drugs which we usually use in our CPR, during our CPR. तो बच्चों ये था हमारा CPR का क्लासेस। अब चलो मैंने सब कुछ तो इसमें एक्सप्लेन कर लिया है, कौन कौन सी स्टेप्स, कौन कौन सी कैसे कब करना है, क्या क्या करना है, ये सब कुछ तो मैंने एक्सप्लेन कर लिया। तो यहाँ पे एक चार्ट है, यहाँ पे चार्ट है, ये तो रिलीज़ हुआ है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो CPR की गाइडलाइंस को बनाता है, इस चार्ट को हम देख लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या है हमारा, मैंने भी बताया था। पहला स्टेप क्या है, पहले क्या करना है, हमें वेरीफाई द सीन सेफ्टी को वेरीफाई करना है। उसके बाद क्या करना है, रेस्पॉन्स देखना है, उसके बाद शाउट फॉर हेल्प, उसके बाद एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स। उसके बाद क्या करना है, अगर आपके पास AED नहीं है तो किसी को भेजना है AED को लेने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी ब्रीथिंग को चेक करेंगे, उसके ब्रीथिंग और पल्स को चेक करेंगे। वो भी कितने देर में, 10 सेकेंड्स में हमें चेक करना है। अगर पेशेंट इज़ नॉट हैविंग पल्स, तो पल्स नहीं है, ब्रीथिंग नहीं है, तो तुरंत हमें CPR स्टार्ट करना है। CPR का में पहला स्टेप क्या होता है, CAB में पहला क्या आता है, कंप्रेशंस देना है। कंप्रेशंस कितना रेशियो क्या होता है, 30:2 कंप्रेशंस देना है। और कंप्रेशन 30:2 में 30 इज़ अ कंप्रेशंस, 2 आर द रेस्क्यू ब्रेथ। कंप्रेशन कितने देना है, 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट देना है। और डेप्थ कितना होना चाहिए, 4 to 5 सेंटीमीटर, इतना डेप्थ होना चाहिए। और रेस्क्यू ब्रीथ कैसे देते हैं, या तो माउथ टू बैरियर दे सकते हैं, या तो बैग मास्क वेंटिलेशन यूज़ करके हम रेस्क्यू ब्रेथ दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास AED या डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है तो क्या करना है, रिदम को चेक करना है। अगर रिदम शॉकेबल है तो क्या कर सकते हैं, शॉक दे दो, उसके बाद कंप्रेशंस कंटिन्यू करो। अगर नॉन शॉकेबल रिदम क्या होता है, पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या तो ये सिस्टोल, इन दोनों में ये दोनों नॉन शॉकेबल रिदम है, तो आप तब क्या करेंगे, कंप्रेशंस को कंटिन्यू करेंगे। फिर से एवरी 2 मिनट्स क्या करेंगे, ये कंप्रेशन जो आदमी दे रहा है उसका वी हैव टू चेंज द प्रोवाइडर फॉर एवरी 2 मिनट्स, बिकॉज पेशेंट क्या होता है, प्रोवाइडर को क्या हो सकता है, थकान हो सकता है, कंप्रेशन दे के थकान हो सकता है। सो इसलिए हमें क्या करना है, एवरी 2 मिनट्स द प्रोवाइडर हैज़ टू चेंज हिमसेल्फ, जो ब्रेथ्स दे रहा है वो कंप्रेशन दे सकता है, जो कंप्रेशन दे रहा है वो ब्रेथ्स दे सकता है। तो ऐसे हम कंटिन्यू करते जाएंगे। सो आफ्टर एवरी 5 मिनट्स व्हाट वी डू, वी क्विकली चेक द रिस्पॉन्स। अगर रिस्पॉन्स फिर भी नहीं आ रहा है तो वी कंटिन्यू विद द चेस्ट कंप्रेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट योर cardiopulmonary resuscitation and what you need to know in the CPR. So how you need to respond, ऐसे अगर आपको कंडीशंस मिलेंगे, अगर ऐसे कंडीशन में आप है तो कैसे आपको CPR करना है। तो इसी के साथ बच्चों हम ये क्लास ख़त्म करेंगे। थैंक यू।